जय हिंद, नमस्कार एवं जोहार। आज संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जैसा कि अपने चैप्टर में थे और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर क्लासेस हम लोगों की चल रही थी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 1919 के पहले यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के पहले तक के जितने भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए चार्टर्ड एक्ट या अंग्रेज़ों का शासन अधिनियम, परिषद अधिनियम, सारी चीज़ों के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम सन 1919, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और आज का विषय सूची में आप लोगों के पास होगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम सन 1935 यानी कि 1935, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन पर, क्रिप्स मिशन यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव पर, जो कि आया था आपका सन 1942 में, खास करके 22 मार्च 1942। इसको 22 मार्च भी याद रखेंगे आप लोग। इसके पश्चात हमारे पास आई वेवेल योजना, वेवेल योजना, जो कि आई हमारे पास सन 1945 में, 1945 में। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान पर, कैबिनेट मिशन योजना पर, जो कि आप लोग जानते होंगे और जानते ही हैं, 1946, जिसके आधार पर हमारा संविधान का निर्माण हुआ और संविधान सभा की जो परिकल्पना थी यहीं पर से आई। तो आज का जो विषय वस्तु है थोड़ा विस्तृत है, और विस्तृत होने के साथ साथ में थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार और लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और आज के इंटरेस्टिंग इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों की जो रणनीतियाँ थी वो कहाँ पर थी। देखिए, 1919 की अगर बात करें, भारत का जो अधिनियम आई सन 1919 में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। इसके पीछे जो कारण था वह कारण था 1914 से 1918 तक चली विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों को ऐसा कहा गया था कि आप लोगों को जो गुलामी है, इस गुलामी से आप लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। आप लोगों को गुलामी के जो है बहुत तरह की सुविधाएं दी जाएगी, और सुविधाओं के नाम पर अंग्रेज़ों ने दिया जीरो, जो कि किसी भी तरह से मान्य नहीं था और भारतीय राजनीतिज्ञों में एक प्रकार का हलचल था, क्योंकि यहाँ पर अब मांगे बढ़ने लगी थी, सुधारों की मांगे बढ़ने लगी थी, होम रूल आंदोलन चलने लगा था और प्रथम विश्व युद्ध इस दौरान हो चुका था। इस कारण से सन 1919 का जो अधिनियम है यह महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को बता दें कि सन 1919 में एक और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई थी, जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये विस्तृत चर्चा आपकी मूल रूप से संवैधानिक विकास पर है। तो ये अधिनियम सन 1919 में
क्या क्या मूल प्रस्ताव आए इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सभी पर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सन 1919 की अधिनियम, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या हुआ था, क्योंकि मैंने भूमिका में तो आपको बताया कि गवर्नर जनरल जो थे चेम्सफोर्ड थे और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। यहाँ पर लोग इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, ये अगर पूछेंगे किसी को तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। तो ये जो मॉन्टेग्यू थे ये थे भारत सचिव, सचिव थे। अब भारत सचिव थे ये, और चेम्सफोर्ड जो है इस समय बन के आए थे गवर्नर जनरल। चेम्सफोर्ड जो है वह कौन बन के आए थे, तो गवर्नर जनरल बन के आए थे, वायसराय भी कहा जा सकता है। तो इन दोनों ने मिलकर देखा कि क्या किया जा सकता है इस दौरान, यानी कि इस परिस्थिति में कैसी कदम उठाई जा सकती है जब सुधारों की मांग हो रही है, जब होम रूल आंदोलन चल रहे हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हो चुकी है, तो अब इन लोगों को शांत कैसे किया जाए। क्योंकि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय ऐसी कही गई थी कि भारतीयों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर मिलने को कुछ दिख नहीं रहा था। 1 साल बीत चुके थे, 18 से 19 हो चुके थे और लोगों में बहुत बड़ा असंतोष था। तो इसी कारण से इन दोनों ने मिलकर एक योजना तैयार की। इसी योजना का नाम था भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका कारण तो हम लोग जान लिए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उत्तरदायी सरकार जो दिया गया, इसमें खास करके प्रांतों में कहा गया कि प्रांतों में जो होगा वह उत्तरदायी सरकार अब आएगी। उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई, कही गई कि अब प्रांतों में जो है उत्तरदायी सरकार आपको हम देंगे। सुधार के नाम पर पहली बात ये हुई कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात यहाँ पर की गई, यानी कि कुल मिला के डायर की जो डायरेसी जिसे बोलते हैं, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की जो स्थापना है यह किया गया। यानी कि एक प्रकार से कहा सकता है द्वैध शासन की स्थापना कहाँ पर, प्रांतों में कर दी गई। ये जो है प्रांतों में एक प्रकार के द्वैध शासन की स्थापना की गई। और क्या किया गया, केंद्र के विषयों को अलग कर दिया गया, विषयों को अलग किया गया। को अलग कर दिया गया, केंद्रीय विषय जो थे उसे अलग रखा गया और प्रांतीय विषय जो थे उसे अलग रखा गया। और साथ साथ में जो प्रांतीय विषय थे उसे 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि जो प्रांतीय विषय थे, जो प्रांतीय विषय थे, यानी कि प्रांतीय विषय थे, इसे 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग, तो पहला भाग कर दिया गया आरक्षित विषय, इसे क्या गया आरक्षित विषय, और दूसरा भाग किया गया हस्तांतरित। अब यहां समझने वाली बात है कि इसमें दोनों विषयों में उन्होंने फिर से चाल चला और क्या क्या रखा सो देखते हैं। तो आरक्षित विषय में इन्होंने क्या किया, एक विषय ऐसा बना दिया जिसको इन्होंने कहा कि आरक्षित विषय होगा, और आरक्षित विषय में इन्होंने रखा राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस को। किसे किसे, तो आरक्षित में इन्होंने रखा, आरक्षित में राजस्व को, न्याय को, वित्त को और पुलिस को। यानी कि
ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। राजस्व उनके पास रहेंगे, ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा क्योंकि ये अंग्रेजों के हाथों में रहेगा। और यही चीज़ें यहाँ पर की गई। और हस्तांतरित विषय किया गया, एक विषय रखा गया हस्तांतरित। तो हस्तांतरित विषय में क्या दिया गया, तो स्थानीय स्वशासन को, क्या किसे दिया गया, तो स्थानीय स्वशासन को। इसके साथ साथ में दिया गया शिक्षा को और स्वास्थ्य को, जो खर्चीला थे शिक्षा, और साथ में दिया गया स्वास्थ्य को। इन सभी के बारे में कहा गया कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को मैं दे रहा हूं, और ये दो भागों में बांट दिया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में इन्होंने अपना कार्यक्रम को जारी रखा। तो 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम का मूल जो था वो प्रांतीय विषय को का बंटवारा यहाँ पर किया गया। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ और हुई। एक चीज़ और क्या हुई, ये चीज़ जानते हैं। इस 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा जो ये लोग एक्सपर्ट थे बांटो और राज्य करो में, उसकी एक परिकल्पना इन लोगों ने तैयार कर ली। और इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक आधार पर, चूंकि ऑलरेडी सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग करवा ही रहे थे, और तोड़ने का काम किया, सांप्रदायिक आधार पर और तोड़ने का काम किया। और इन्होंने सिखों को अधिकार दे दिया। देखें कि सिख लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सिखों को इन्होंने क्या किया, अधिकार दे दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, भारतीय ईसाई, या यहाँ ध्यान रखेंगे, भारतीय ईसाई को, भारतीय ईसाइयों को भी बोला कि आप लोग भी सांप्रदायिक आधार पर मतदान कर सकते हैं। इसके साथ में क्या किया, एंग्लो इंडियन को, ये जो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट आप देख रहे हैं अभी भी, तो यही एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट यहाँ से आया था सन 1919 के अधिनियम से। और यही एंग्लो इंडियन को क्या किया, पृथक निर्वाचन का जो सिस्टम था, निर्वाचन का अधिकार दे दिया। यही सारी चीज़ें की इन्होंने, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, और विधायिका को द्विसदनात्मक करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, यानी कि द्विसदनात्मक विधानसभा को कर दिया। लेकिन इस अधिनियम का एक और फायदा हुआ कि लोक सेवा आयोग का गठन का जो प्रावधान था, जिसके तहत आप लोग जेपीएससी को देख रहे हैं, यूपीएससी को देख रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग का गठन को निर्धारित किया। निर्धारित किया कि अब जो है लोक सेवा आयोग का गठन यहीं पर होगा, परीक्षाएं यहीं पर होगी, और केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का ही किया गया। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बार, पहली बार केंद्रीय बजट में राज्यों को इसमें से अलग कर दिया गया, यानी कि केंद्रीय बजट से राज्यों का बजट को अलग कर दिया। पूछा जाता है, बजट से राज्यों को अलग किया गया, यानी कि राज्यों का अलग बजट, राज्यों को अलग किया गया केंद्रीय बजट से। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हुआ। और राज्य विधानसभाओं को कहा गया कि आप अपना बजट स्वयं करें, यानी कि कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का वैधानिक आयोग का गठन हुआ। और इसका कहा गया कि 10 वर्ष तक ये जांच करेगी, और 10 वर्षों के बाद अगर ऐसा लगेगा तब यहाँ पर जो है सरकारें बनाने के लायक है तो सरकारें बनाएंगे। इससे क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा और आंदोलन भड़कने लगा। और यही आंदोलन भड़कने के कारण इन्होंने एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कहा गया साइमन आयोग। इसी का नतीजा था साइमन आयोग। और जो साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, इसी के आधार पर दिया गया था। और यह आया था नवंबर 1927 में, नवंबर
1927 में। ये नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन का नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और यही वैधानिक आयोग जो है उसको यह पता लगाना था कि भारत में जो स्थितियां हैं वह कितना बिगड़ी हुई है या कितनी अच्छी स्थिति है अभी इसी को। और इस आयोग ने भारतीयों ने इसका तो चूंकि विरोध किया, परंतु इन्होंने क्या किया, अपना जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट बना के देगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो द्वैध शासन हमने बात की थी, प्रांतों में जो द्वैध शासन थे, द्वैध शासन की समाप्ति की इन्होंने बात कर दी। कहा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो दी गई है इसके चलते बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है और ये चीज़ इन्होंने कहा और इसी का जो असर हुआ भारत शासन अधिनियम सन 1935 में इन्होंने, क्योंकि ये तो किया लेकिन जो सांप्रदायिक जो व्यवस्था थी यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो थी उस पद्धति पर इन्होंने कुछ नहीं किया। तब आएंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 में। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर सन 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। इसके कई पहलू हैं और भारत शासन अधिनियम के जो पहलू हैं यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। सबसे पहला बात हुआ कि इसमें क्या क्या हुए घटनाएं, ये चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, पहली घटना क्या हुई कि प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। किसने रिपोर्ट दिया था? साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर क्या क्या कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दी गई, प्रांतों से हटा दी गई लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को है लागू कर दी। उसके बाद क्या किया, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसे जारी विस्तार किया गया। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था इसे विस्तार किया गया। क्या किया गया? तो विस्तार किया गया। ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को क्या क्या विस्तार किया गया। अब इसके साथ में जैसे सिख को हमने बोला, एंग्लो इंडियन को बोला, अब इसमें क्या किया गया, दलितों को, महिलाओं को और अन्य वर्गों को पृथक निर्वाचन इन्होंने दे दिया। इसी के आधार पर जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने आंदोलन भी किए। इसके बाद क्या क्या, लोक सेवा आयोग की स्थापना अब हो गई बढ़िया से। चौथा नंबर, मिनी संविधान इसीलिए कहा जाता है इसे, लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब लोक सेवा आयोग में दोनों ही स्थान पर, केंद्र में और राज्य में, दोनों ही, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य करने के लिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग केंद्र में प्रायोजित हो गया और उसके बाद जिन राज्यों में नहीं था उस पर संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघीय न्यायालय की परिकल्पना आई। इसमें क्या आया? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय कहने का मतलब है कि एक प्रकार का उच्चतम न्यायालय। संघीय न्यायालय कहने का मतलब है एक प्रकार का उच्चतम न्यायालय और इसी के तहत सन 1937 ईस्वी में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कब? तो 1937 में केंद्रीय न्यायालय की स्थापना भी मानी जाती है।
इसके पश्चात क्या होगा, देश की मुद्रा को रिजर्व रखने के लिए और उसके शाखों को नियंत्रण में रखने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना। बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुए, इसलिए अब जो है ये इम्पोर्टेंट रखता है, यानी कि देश की मुद्रा को अब देश में ही रिजर्व रखा जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये सारे संचालित होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई। भारत परिषद की समाप्ति हो गई। भारत परिषद कौन थे, जो अंग्रेज जो इंग्लैंड में थे, उनकी समाप्ति कर दी गई। ये समाप्त हो गए हैं और इसके साथ में भारत को अखिल भारतीय संघ का दर्जा मिल गया। अखिल भारतीय संघ यानी कि एक प्रकार से कंबाइंड भारत की जो परिकल्पना थी वह परिकल्पना पूरी हुई। इसको देखिए, चूंकि हम लोग यहाँ पर से इसको मिनी संविधान कहते हैं, कारण है कि यह अधिनियम जो है पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की जो गठन है उस पर एकदम से मील का पत्थर साबित हुआ। और यह एक क्या है, दस्तावेज जो बना, यह बहुत ही लंबा चौड़ा दस्तावेज बना। और कभी कभी पूछा जाता है कि इस दस्तावेज में यानी कि 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी और कितनी अनुसूचियां थी, तो जान लें। इसमें कुल मिला के जो धाराएं थी वह धाराएं थी 321 और अनुसूचियां 10 थी। यानी कि कुल मिला के 321 धारा और 10 अनुसूचियों में यह विभक्त था। कौन, तो सन 1935 का जो अधिनियम है वह। इस कारण से इसे मिनी संविधान कहा जाता है। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक अगर कहीं से उठाए गए हैं कोई चीज़, तो यह यहीं से उठाए गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट के माध्यम से अपना सवाल रख लेंगे। इसके पश्चात हम लोग जाएंगे क्रिप्स मिशन पर। एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, यानी कि हम लोगों का अब जो है क्रिप्स मिशन या कहीं कहीं प्रस्ताव भी लिखते हैं। तो क्रिप्स ये सब थोड़ा थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि संवैधानिक विकास के क्रम में ये भी है। तो ये जो है ना 22 मार्च 1942 ईस्वी को जो क्रिप्स मिशन है यह भारत आया। और इन्होंने कहा कि भारतीय संघ अपना अगर स्थापना करना चाहती है, संघ की स्थापना करना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम संघ की स्थापना करने जाते हैं। और उन्होंने संविधान सभा की का एक रिपोर्ट दिया गया और इन्होंने कहा कि संविधान सभा की स्थापना सबसे पहले होगी। ये किसकी थी देन, संविधान सभा। तो कुल मिला के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में ही कहा गया कि सबसे पहले संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है भारत में संविधान बनाने के लिए समय नहीं है, इसलिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इन्होंने कहा, क्रिप्स ने कहा कि जो इस दौरान जो मांगे चल रही है, खास करके पाकिस्तान की मांग, अप्रत्यक्ष रूप से इस समय तक पूरी तरह से पाकिस्तान की मांग 1942 में नहीं आई थी, लेकिन सुगबुगाहट थी। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की मांग चल रही है तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने उसको और बढ़ावा दिया और कहा कि पाकिस्तान की मांग को मैं स्वीकार करूंगा।
इसी के बारे में, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ही महात्मा गांधी ने कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहे थे गांधी जी ने। क्या कहा था? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, मतलब समझे हैं? मतलब उस बैंक का यह चेक है जो बैंक अब डूबने वाला है। तो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहने का मतलब है जो भविष्य में कभी और भुगतान नहीं हो सकता है। तो यह चेक महात्मा गांधी जी ने इसमें कहा, और यही जो कहा, तो ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। इसके पश्चात हम लोग जानेंगे बेबल योजना पर। थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए ले रहा हूँ, नहीं तो नहीं लेता। सन 1945 की ये योजना है, 1945 की। और सन 1945 की यह बेबल जब लॉर्ड लिथगो यहाँ से चले गए, इसके बाद यहाँ पर आए लॉर्ड बेबल। तो लॉर्ड बेबल जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो उन्होंने भारतीय और इनके बीच में जो थी, मतलब कशमकश जो चल रही थी, उसको समाधान करने के लिए उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ अपनी तरफ से प्रावधान कर रहा हूँ जिसे आप लोग मान लें। तो इन्होंने क्या कहा? केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद की गठन की। कार्यकारिणी परिषद की गठन। पहला तो इन्होंने किया कि केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद की गठन की, और कहा कि परिषद का जो है सैन्य प्रमुख और शेष सभी के साथ में इनका रिलेशन बड़ा ही अच्छा होगा, और प्रतिरक्षा विभाग सिर्फ वायसराय के अधीन होगा, बाद बाकी सारे विभाग आपको दे दिए जाएंगे। मुस्लिम सदस्यों की संख्या और हिंदुओं के बराबर रखा गया इस कार्यकारिणी में, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर किया गया। मुस्लिम को अब चूंकि इनकी संख्या कम थी तो प्रतिनिधित्व कम होना था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि दोनों को बराबर रखा दिया, और कहा गया कि सिर्फ एक को, गवर्नर जनरल को ये चीज़ होगी कि बिना कारण ही वीटो शक्ति का प्रयोग करना। यहीं पर सारा मामला बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि सब ठीक होगा, लेकिन जो है गवर्नर जो है उसी को आपको वीटो पावर होगा। तब बोले भैया जब तुम ही वीटो पावर रखोगे तो ये सब का क्या मतलब है? कार्यकारिणी का लंदफंद हमको पसंद नहीं आया, आप तो बर्बाद कर दोगे। तो इसी आधार पर इन्होंने ये जो बेबल योजना थी, यह योजना, यह 4 जून 1945 की जो योजना है, यह योजना पूरी तरह से विफल हो गई। इसके बाद हुआ हमारा शिमला समझौता, और शिमला समझौता में प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किए थे यह पूछा जाता है, तो यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। यह मूल रूप से 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में हुई थी, और यही जो है जो इनके प्रावधान थे, यानी कि बेबल के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के इतर शिमला समझौता में कई तरह की मांगे हुई, और मुस्लिम सदस्यों का भी चयन करने का इसमें जो है प्रावधान किया गया है। वायसराय ने भी इसे कहा कि नहीं, शिमला सम्मेलन को उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पूरी तरह से विफल रहा। तो चलिए, अखंड भारत की जो परिकल्पना थी वह परिकल्पना यहाँ पर चलने लगी, और मुस्लिम लीग इस दौरान पाकिस्तान की मांग भी करने लगे, और वे अपने जिद पर अड़ गए कि मुझे तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। और इसी मांग को हवा देने का काम किया मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेज़ों ने, और मुस्लिम लीग ने खास करके पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा दी, और पाकिस्तान की मांग के बारे में भी विचार किया गया। और इसके साथ में हमारे यहाँ जो मिशन आया वह कैबिनेट मिशन आया। कौन सा मिशन आया? तो कैबिनेट मिशन। यह कैबिनेट मिशन क्या है? यानी कि ये कैबिनेट मिशन सन 1946 में ही आया,
और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन ने कई प्रस्ताव दिए। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर भारत में संविधान सभा, अंतरिम सरकार की गठन, सारी चीज़ें हुई। और इसके जो 3 सदस्य थे, खास करके क्रिप्स अलेक्जेंडर और फ्लेमिंग, इसमें क्रिप्स अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस जो थे, इसमें पैथिक लॉरेंस, इसी का हमको याद आया थे, पैथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस जो थे, उन्होंने ये सदस्य के रूप में मिल के आया और इन्होंने इस मिशन की जो है 16 मई 1946, 16 मई को इस जो योजना की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की और इन्होंने कहा कि भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। क्या कहा कि भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संघ का गठन किया जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि सभी को आपस में मिलना जुलना होगा और मिलजुल के एक प्रकार से आपसी राय और सहमति बनानी होगी। और इसी आधार पर इन्होंने क्या कहा कि सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं, खास करके संघ की जो कार्यपालिका, संघ की जो विधान पालिका शक्ति है, जिसमें ब्रिटिश शासन एवं देशी रियासत का प्रतिनिधि अभी शामिल होंगे। साथ में उन्होंने कहा कि संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह प्रांत के पास रहेगी। यानी कि अनुसूचियों में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची यही की देन है और अवशिष्ट सूची को क्या क्या प्रांतों के पास रहने दिया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का यहाँ पर बात की गई और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत इन्होंने एक संविधान सभा की स्थापना की भी घोषणा की कि संविधान सभा होगी। और इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे इसके। और यही 389 जो सदस्य हैं, इसी में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। इसके साथ में ही कहा गया कि 93 जो होंगे वह देशी रियासतों से होंगे, और इसके बाद जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधि होंगे। बाकी जो है 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं उसके प्रतिनिधि होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या क्या पूरे जो संविधान सभा की परिकल्पना है उसे इन्होंने देख दिया। कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर संविधान सभा का एक सदस्य होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की परिकल्पना यहाँ पर की गई। 10 लाख की, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। महिला सदस्य। अब यहाँ पर पूछा जाता है सवाल कि संविधान सभा में कभी कभी पूछ जाता है कि कितने महिला सदस्य थे। तो संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे? 10 थे। हमने पिछली बार नाम भी बताया था। चूंकि यह पीटी की परीक्षा है तो यहाँ पर जानने का जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति कितने थे? 10 महिला, 26 अनुसूचित जाति और 33 अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के कितने थे? तो 33। ये सारे जो संख्या है यह पूछे जाते हैं, इसलिए इसे जानना है। इन्होंने इसी आधार पर अंतरिम सरकार की गठन की और अंतरिम सरकार के बाद संविधान सभा की सारी कार्रवाई हुई और इन्होंने सारी चीज़ों का जो है एक संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया की सभी चीज़ें यहाँ पर कर दी गई।
तो कुल मिलाकर हम लोगों ने संवैधानिक विकास यानी कि भारत में संविधान निर्माण और संवैधानिक विकास की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, और इसी आधार पर हम लोग अब कल से संविधान निर्माण और अंतरिम सरकार के गठन से लेके संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की सारी समितियां, उनके अध्यक्ष, सारी चीज़ें को नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एवं जय हिंद। आप सभी को अगेन संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।